दुनिया, देश और चुनावी गलियारों से इस वक्त की सभी बड़ी खबरों पर एक नजर। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव से लेकर भारत की राजनीति तक हर बड़ी अपडेट हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका का। व्हाइट हाउस के पास हड़कंप मच गया जब एक हथियारबंद शख्स ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग शुरू कर दी। मामला मंगलवार सुबह का है, जब संदिग्ध व्यक्ति राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले के गुजरने के कुछ ही देर बाद इलाके में पहुंचा। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर का मकसद क्या था और क्या वह किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भारत में डिजिटल अरेस्ट पर बनी ग्राफिक्स रिपोर्टिंग को लेकर 2 भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इंडियन एक्सप्रेस के आनंद आरोग्य और चक्रवर्ती सुपर्णा पाणिग्राही को इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी और वर्चुअल ट्रैपिंग पर आधारित उनकी खास रिपोर्टिंग के लिए ये सम्मान दिया गया है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को मानसिक दबाव और ऑनलाइन कंट्रोल के जरिए फंसाया जाता है। इस प्रोजेक्ट को विजुअल माध्यम में बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहना हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरा रोजगार कार्य समूह सम्मेलन तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, श्रम बाजार को औपचारिक बनाने और महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा रोजगार क्षमता, स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग और गिग वर्क प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक में काम करने वाले श्रमिकों को डिजिटल तकनीक के जरिए बेहतर सुविधाएं देने पर भी विचार विमर्श होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समेत कई वैश्विक संस्थाएं भी इसमें भाग लेंगी। ब्रिक्स समूह में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और संयुक्त अरब और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुनयना म्यांमार के यांगून बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी भी म्यांमार दौरे पर हैं। इस यात्रा को भारत और म्यांमार के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह तैनाती भारत के महासागर विजन के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत लगातार क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी समुद्री रणनीति और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। होर्मुज को लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में ईरान से जहाजों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और समुद्री रास्तों में किसी भी तरह की बाधा न डालने की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया है कि ईरान की गतिविधियां वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई के लिए खतरा बन सकती हैं। होर्मुज दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। वहीं अमेरिकी दूत माइक वाल्टर्स ने उम्मीद जताई है कि यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास हो जाएगा। प्रस्ताव में सैन्य कार्यवाही की भाषा हटाकर मुख्य रूप से प्रतिबंधों पर जोर दिया गया है, जबकि अमेरिका चीन को वीटो न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के मुताबिक ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़ी 7 तेज रफ्तार नौकाओं को तबाह कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में अमेरिका ने ये कार्रवाई की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी मिशन जारी है।
और अब दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज समेत कई देशों के जहाजों को निशाना बनाया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब के पास एक दक्षिण कोरियाई कंपनी द्वारा संचालित जहाज में जोरदार विस्फोट और आग लगने की घटना हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं कि यह हादसा था या बाहरी हमला। ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर जारी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी कम नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन गतिविधियां फिर बढ़ी हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल फिलहाल जवाबी हमले करने के बजाय रक्षात्मक रणनीति अपना रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीजिंग पहुंचकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जिसने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका को आशंका है कि चीन होर्मुज में ईरान की रणनीति पकड़ मजबूत करने के लिए नई कूटनीतिक या आर्थिक चाल चल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि चीन और ईरान की बढ़ती नजदीकियां मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन राजनीति को और जटिल बना सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पेशावर स्थित अपने दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि पाकिस्तान वहां अमेरिकी राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से दूतावास बंद किया जा रहा है। इस फैसले को पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए कूटनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि पेशावर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र से जुड़े सभी राजनयिक और प्रशासनिक कार्य अब इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से संचालित किए जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ उसके आर्थिक और सुरक्षा संबंध जारी रहेंगे और क्षेत्रीय सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कथित अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे राजनीतिक और डिजिटल दुनिया में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मेलोनी ने इन तस्वीरों को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए कहा कि इन्हें एआई की मदद से तैयार किया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे डीफेक का खतरनाक हथियार बताया। मेलोनी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक हमला करने और झूठ फैलाने के लिए एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डीफेक सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाने, भ्रम फैलाने और छवि खराब करने का माध्यम बन सकता है। इस मामले ने एक बार फिर एआई और डीफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को लेकर वैश्विक बहस तेज कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान के पास शिपिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आग मंगलवार को लगी थी और इसके कारणों की जांच की जा रही है। टीवी फुटेज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से काले धुएं के बड़े गुब्बारे उठते दिखाई दिए, जबकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। अधिकारियों ने फिलहाल इस घटना का हालिया क्षेत्रीय संघर्ष या युद्ध विराम से कोई संबंध नहीं बताया है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देश व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। सरकार का कहना है कि इससे सर्वोच्च न्यायालय अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।
तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख थलापति विजय राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है और बदले में 2 मंत्री पदों की मांग रखी है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस चुनाव हार गई है और भाजपा पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके की बड़ी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष और नेता थलापति विजय ने पहली प्रतिक्रिया दी है। विजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पार्टी शुरू करने के समय से ही उन्हें तमिलनाडु की जनता पर भरोसा था और आज वही विश्वास जीत में बदल गया। उन्होंने लिखा, यह सिर्फ हमारी पार्टी की जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु के लोगों के दिलों में पनपे लोकतंत्र की जीत है। बता दें कि टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब बांग्लादेश से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव ने कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस की हार से हैरान है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बड़ा बदलाव बताया। बंगाल चुनाव में भाजपा ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीटों तक सिमट गई। 15 साल के बाद राज्य की सत्ता में टीएमसी की विदाई को लेकर पड़ोसी देशों में भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर है कि एनडीए सरकार के होने वाले कैबिनेट विस्तार में निशांत कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना के गांधी मैदान में 7 मई को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा, इसलिए कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद विपक्षी राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनावी रणनीति कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथ अपनी डील खत्म कर दी है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव नतीजे के बाद यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का यह फैसला राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी देश की कई बड़ी पार्टियों के चुनावी कैंपेन और रणनीति से जुड़ी रही है, लेकिन बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अब विपक्षी दलों में उसकी रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कथित इस्तीफा न देने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र तथा संविधान का हमेशा सम्मान होना चाहिए। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताते हुए कहा कि सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भाजपा पर नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। बंगाल चुनाव हार के बाद ममता बनर्जी का कड़ा बयान भी सामने आया है। ममता ने कहा, मैं अब एक आजाद पंछी हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में लगा दिया और पिछले 15 वर्षों में कभी निजी जीवन के बारे में नहीं सोचा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अब उनके अंदर बहुत काम करने की इच्छा है और वह जनता के लिए काम करती रहेंगी। चुनाव में हार के बावजूद उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश को ट्वीट एसी और पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नेता बताते हुए कहा कि 2027 के चुनाव के बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और वह लंदन चले जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने ममता बनर्जी से संपर्क किया
किया, जिसमें अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अखिलेश जल्द ही कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले 4 महीनों में 2 नेताओं की ये दूसरी मुलाकात होगी। इसी मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक होंगे। वहीं पुदुचेरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भाजपा नेता निर्मल कुमार सुराना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कांग्रेस विधायक पीर राजा मोहम्मद सईद के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार विधायक की पत्नी और बेटे पर आरोप है कि उन्होंने दमहाल खोसीपुरा स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगाकर उसे बंद कर दिया था। इस मामले में अजबल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू होने वाली ये परियोजनाएं देश में कनेक्टिविटी और परिचालन दक्षता को मजबूत करेगी। साथ ही इससे बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इन रेलवे परियोजनाओं से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और बेहतर होगी। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के फैसले की भी सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे न्यायिक व्यवस्था और मजबूत होगी तथा लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल के बावनघेरी इलाके में चुनाव के बाद हिंसा के बीच सुरक्षा बलों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। यह मामला उस समय हुआ जब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी और 2 केंद्रीय बलों के जवान घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। यह घटना नाजत पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सरबेरिया अगरती ग्राम पंचायत के बामनघेरी इलाके की बताई जा रही है। घायल जवानों को पहले मिखाना ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया। सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि सरकार और उद्योग जगत जीवाश्म ईंधन के बेहतर विकल्पों पर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय उद्योग अब जैव द्रव्यमान यानी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसानों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा, बिटुमेन और हाइड्रोजन के उत्पादक भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 5,659 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कपास क्रांति मिशन को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना सरकार के 5F विजन के तहत कपास उत्पादक बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे करीब 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण और 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय करने को भी मंजूरी दी है। वहीं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में 2 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।